हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मिस आ रही है। सब बच्चों को बोलें कि क्लास ज्वाइन कर लेना। जी मिस मैं बोलती हूँ। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, 2 मिनट, ताकि सब बच्चे ज्वाइन कर लें एंड उसके बाद फिर हम उनका लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लें ड्यूरिंग दिस टाइम, जब तक हम बच्चों का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ये बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे को या बच्ची को, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है पेपर के हवाले से, जो हमने पेपर्स कवर किए हैं उसके रिलेट, या फिर क्या नाम है, जो हमने असाइनमेंट्स किए हैं, क्लासेस हुए हैं यूट्यूब चैनल पे जो अपलोड हैं, कुछ भी किसी तरह की क्वेरीज हैं तो प्लीज़ पूछ लें। जब तक ये सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लेंगे फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक सो किसी को कुछ भी नहीं पूछना, अपना लेक्चर भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके प्लीज़ बेटे, मैं फिर से एक बात फिर से बोलूँगी कि अटेंडेंस का खास ख्याल करें आप लोग प्लीज़, ठीक है? बिकॉज जो मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, ये पूरा रिकॉर्ड जो है ना डिपार्टमेंट जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है ना इवेलुएट करके इजाज़त मिलेगी कि आप लोग को पेपर में बैठने की इजाज़त दी जाए। आप अगर क्वालिफाई करेंगे जो रिक्वायरमेंट है उसको, तो आप बैठ सकेंगे, अदरवाइज़ ये है कि आपको जो है ना नहीं बैठने दिया जाएगा पेपर में। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट्स दे दें कि मैं ये नेम्स नोट डाउन कर लूँ अपने पास अटेंडेंस के लिए, ताकि फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लें। ये जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर इन द मिड ऑफ सेशन इन्होंने लेफ्ट किया तो मैं इनके नाम काट दूंगी, ठीक है? सही है, तो फिर इनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी।
ओके, तो 16 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है, और अगर इनमें से अभी कोई लेफ्ट कर लेता है इन 40 मिनट्स तो फिर मैं अटेंडेंस काउंट नहीं करूँगी। तो प्लीज़ आप अटेंडेंस का ख्याल रखें, क्योंकि उसके बगैर बहुत इशू होगा। ऑनलाइन में तो क्या हुआ, काउंट किया जाएगा और पुलिस को इवेलुएट भी किया जाएगा। ओके, इसके बाद जो है ना, क्या नाम है, हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लासेस, जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें हमने यहीं पे हमारी क्लास फिनिश्ड हुई थी, और उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस होता क्या है? आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, Yes, ma'am. यस मिस आ रही है। तो बेटे को यस मैम, बता रहे ना यस कि मैम आ रही है। ओके, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, या रेशियो एनालिसिस क्या होता है? ओके, चले मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो फीडबैक नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं बार बार यही बोलती हूँ, प्लीज़ पार्टिसिपेट क्या करें, क्लास में पार्टिसिपेट क्या करें। मुझे लगेगा कि थोड़ी सी एक्टिव क्लास है। ऑनलाइन में ये होता है कि आप लोग माइक म्यूट करके बस बैठ गए और सुनते रहे, मैं बोलती रहूँ तो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करें, ताकि थोड़ी सी जो है ना क्लास जो है ना थोड़ी सी एक्टिव हो, और लगे कि नए बच्चों को कुछ समझ आ रहा है और बच्चे कुछ लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही बोलूँ और आप जो है ना चुप करके सुनते रहें। ना आपको अच्छा लगेगा इस तरह से, ना ही मुझे लेक्चर देते हुए अच्छा लगेगा। तो काइंडली प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और आपकी जो भी मिसकंसेप्शन है डिस्कस करने से भी क्लियर होंगे, और चीज़ें माइंड में भी रह जाती है जब इंसान उसे डिस्कस करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है या उस पर डिबेट्स करता है। ठीक है, ओके। ये ट्रेंड एनालिसिस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एनालिसिस यानी किसी चीज़ को एनालाइज करना, एंड ट्रेंड यानी कि किस तरह से करंट सिनेरियो है। जैसे अभी हम ये बोले कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या है। ठीक है, अगर हम ऑल ओवर सिचुएशन देखें तो आजकल ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ऑफ कोर्स रमज़ान है, तो क्या नाम है, ये मैं आपकी एक सिनेरियो बना रही हूँ, बैकग्राउंड बना रही हूँ। रमज़ान है तो ज़्यादातर लोग फास्ट करते हैं, तो जूसेस की ज़्यादा, और जैसे फूड आइटम, रोल, समोसे, उनको ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे होंगे। अपकमिंग डेज में हमारे पास ईद आने वाली है, तो लोग शॉपिंग कर रहे होंगे। ठीक है, एंड पेंडेमिक है तो लोग मास्क और हैंड सैनिटाइजर। तो हम थोड़ा सा करंट सिनेरियो से हम देख रहे होते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ें, जैसे हम फैशन ट्रेंड देख रहे होते हैं, फूड ट्रेंड देख रहे होते हैं, हम कस्टमर्स बिहेवियर या इनकम देख रहे होते हैं, या एजुकेशन, कितने लोग किस किस सेक्टर में जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड यानी कि आजकल क्या इन है हमारा। ठीक है, ये आपको बहुत, जैसे अभी सोशल ऐप में टिकटॉक बहुत इन हो गया, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेंड, तो इस तरह ये ट्रेंड एनालिसिस में भी ये देखा जाता है, क्योंकि हम ना शॉपिंग की बात कर रहे हैं, ना हम फूड्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट का और एचआरएम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जाहिर सी बात है जॉब ही की बात कर रहे होंगे, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे होंगे, तो उन्हीं की एनालिसिस हो रही होंगी कि क्या ट्रेंडिंग है। तो लेट मी सी द डेफिनेशन एंड देन वी विल डिस्कस इट। द स्टडी ऑफ अ फर्म past employment needs over a period of years to predict the future needs। ठीक है, ये पास्ट में जो हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल डेटा एम्प्लॉयज की, कि भाई पास्ट में हमने कोई भी XYZ पोजीशन था या जो भी वैकेंसीज थी, उनके लिए हमने किस तरह से एम्प्लॉयज को हायर किया था, या क्या नीड्स अराइज होती थी, किस तरह से हमारी वैकेंसीज निकल के आती थी, किस तरह से एमर्ज होती थी, एंड फ्यूचर में किस तरह से निकल आएगी, फ्यूचर में हमारी नीड्स किस तरह से बढ़ जाएगी, हमें कहाँ कहाँ लोगों की ज़रूरत होगी। इसकी एनालिसिस को हम क्या कहते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है।
ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस करता है। इससे ये होता है कि इन फ्यूचर जब ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डे टू डे वर्क कर रही है, ठीक है, तो उसको पता होता है कि इन फ्यूचर हमें इस टैलेंट की नीड हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग की हुई होती है, पहले से सर्चिंग की हुई होती है। वो इजीली उन्हें थोड़ी सी चीज़ें 100% तो प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट हमेशा रहता है, बट ये है कि सम हाउ जो है ना, क्या नाम है, प्रिडिक्ट करके वो सेव कर देते हैं, क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, क्या नाम है, इनसफिशिएंट एम्प्लॉय फेस ना करे, जो इन फ्यूचर अराइज हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए पहले से प्लानिंग की हुई हो। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, ठीक है, तो उससे पहले देन वो डिसाइड करती है कि हमें कौन कौन से, अभी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अभी इनिशिएटिव फेज में है, तो अभी हमें इन इन लोगों की ज़रूरत है, बट इन फ्यूचर हमें किस तरह का चैलेंज चाहिए होगा अगर हम नेक्स्ट से नेक्स्ट फेज में जाते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग, बजट और सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रेंड एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, एंड ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास रेशियो एनालिसिस आ जाता है। कोई मुझे बताएगा कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है? पार्टिसिपेट क्या करें, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं, मैं तो इतना अप्रिशिएट करती हूँ। ओके, चलें मैं बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर रेशो आपको पता होगा, रेशो हमेशा दो दो बिटवीन टू थिंग्स निकलता है, ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में निकल सकता है, बट एटलीस्ट टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपको रेशो निकालना भी आता होगा। ठीक है, एक लेफ्ट साइड वैल्यू होता है, एक राइट साइड वैल्यू होता है, एंड बिटवीन टू डॉट, और उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। ये तो मैथ्स में इस तरह से रेशो निकालते हैं। अब हमारे पास ये जो हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है, इसमें किस तरह से रेशियो एनालिसिस किया जाता है, यहाँ पे इसको रीड करने के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। अब फोरकास्टिंग टेक्निक्स, यानी फोरकास्ट करना, यानी प्रोडिक्ट करना, कि प्रोडिक्शन करना, और क्या नाम है, मतलब प्रोडिक्शन आपको पता होगा किसे कहते हैं, जैसे फोरकास्ट हम वेदर का करते हैं, इसी तरह ये भी फोरकास्ट टेक्निक है। रेशियो एनालिसिस किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, फ्यूचर स्टाफ नीड्स को डिटरमाइन करने के लिए, कि जो हमारे पास फ्यूचर स्टाफ है उनकी क्या क्या नीड हो सकती है। ठीक है, बाय यूजिंग रेशियोज। ठीक है, रेशियोज को यूज करके बिटवीन द कैजुअल फैक्टर एंड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीडेड। ठीक है, जो कैजुअल फैक्टर है एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीडेड। ठीक है, कि किस तरह के एम्प्लॉय हमें जरूरत, हमें नीड है, और उनका कैजुअल कैजुअल फैक्टर क्या है। अच्छा, कैजुअल फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है, कैजुअल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे सेल्स वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीडेड, तो सिंपली जो हमारे पास वैकेंसीज वगैरह आती हैं, अराइज होती है, उनको हम कहते हैं कि हमें कौन सी एम्प्लॉयमेंट का की नीड है। ठीक है, तो उनका हम रेशो निकालते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप जो है ना कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट क्यों होना चाहिए? अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो, जैसे हमने कैजुअल फैक्टर में अगर वैल्यू सेल वॉल्यूम दिया है, कि हमारे पास सेल वॉल्यूम में, यानी सेल्स में, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, यानी हमें कितनी नंबर ऑफ सेल्स करनी है, और उसके लिए हमें कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय हायर करने हैं, उसका हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। बिकॉज कांस्टेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हमें कितने भी 1 बिलियन सेल करना है या 1 लाख करना है, कोई भी फिगर हो सकता है, तो उसके लिए अगर वो एम्प्लॉय हमने हायर नहीं किया, तो अल्टीमेटली हम अपना वो सेल वॉल्यूम भी नहीं अचीव कर सकते। तो ये इसलिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका जो है ना एनालाइज करने के बाद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जो है शॉर्टेज नहीं होती एम्प्लॉयज की। ठीक है, तो ये एनालिसिस इसलिए भी किया जाता है। ठीक है, ओके, आपको समझ आ रहा है?
बेटे आपको समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। ओके, नहीं पूछना, फाइन। ओके, वैसे हमारी इस वीक यानी अभी हमारी ये लास्ट क्लास है, ठीक है, मतलब आज के जो दिन की हमारी क्लास है वो लास्ट है। फिर इंशाल्लाह हमारी ईद के बाद से क्लासेस होंगी, तो हॉलीडेज हो जाएंगे। तो क्या नाम है, ईद मुबारक इन एडवांस, ठीक है। एंड प्लीज सेफ रहें, ज़्यादा मतलब वो नहीं करें क्योंकि थर्ड वेव बहुत ज़्यादा बुरे से हिट कर रहा है। तो एंड स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह होप सो कि ईद के बाद इंशाल्लाह मिड टर्म के रिजल्ट्स भी जो है ना आप लोगों को मिल जाए। तो और इसी तरह हमारे पास क्या नाम है, नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे और असाइनमेंट्स करते रहेंगे इंशाल्लाह, बस यही रेस होगी हमारी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। आज स्कैटर प्लॉट आपको पता होगा क्या होता है? किसी को पता है इसके बारे में? कोई बताना चाह रहा है या मैं ही बता दूं? कहाँ, आप मुझे बताएं। मिस नहीं पता स्कैटर प्लॉट क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। स्टैटिक्स नहीं पढ़ी आपने कभी भी? क्या चीज? स्टैटिस्टिक पढ़ी है आपने? स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है लेकिन उसके अंदर ये स्कैटर प्लॉट फर्स्ट टाइम सुन रहा बेटे होते बस हैं मैं बता उसमें, उसमें ग्राफ्स होते हैं। हाँ जी, आप बताएं। है। जी जी, ग्राफ वाला है। बेटे मैं उसमें से कोई ग्राफ मैम होता है, स्कैटरली पॉइंट्स जो होते हैं ना प्लॉट हुए वो होते हैं, इसलिए उसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। मैं बताऊं मैम, स्कैटर जी प्लॉट। जी बिल्कुल बताएं। मैम, एक वेरिएबल के बनने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाँ, किसी भी जो कि स्टैटिक्स में कोई भी होता है तो उसमें दो वेरिएबल्स के ही रिलेशनशिप देखा जा रहा होता है। जैसे वन वेरिएबल हमारे पास ये नंबर ऑफ बेड्स है, सेकंड वेरिएबल हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेज है, ठीक है। तो बेटे अभी इसी तरह से मैं फीडबैक मांग रही होती हूँ कि मुझे बता दें आपको कुछ आइडिया है जो भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक ही नहीं देते हैं। अभी मुझे हामिद ने दिया है एंड गुलाम नबी ने दिया है, थैंक यू सो मच, ठीक है। और कोई बताएगा मुझे? ये ग्राफ की तरह होता है, इसमें एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। फिर हम एक्स एक्सिस में वैल्यूज साइज ऑफ हॉस्पिटल लिखेंगे। ओके, और फिर हम जैसे 200 अगर हॉस्पिटल्स है तो एक्स एक्सिस में हम 240 पे एक डॉट लगाते हैं, दोनों का रिलेशनशिप। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच जवेरिया। हाँ, ये स्कैटर प्लॉट बेसिकली हमारे पास स्टैटिक्स में यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, पर ये टेक्निक कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती हैं, ठीक है। हर कोई यूज़ कर रहा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए। तो ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम टू वेरिएबल का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो, ठीक है, हम यहाँ बुक में देख रहे हैं, वैसे तो हम किसी भी वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख सकते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर साइज ऑफ हॉस्पिटल यानी इसमें नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेस, ठीक है। अब इन्होंने वन बाय वन जो है ना नंबर ऑफ बेड्स के फिगर्स दिए हुए हैं एंड रजिस्टर्स जो है ना, क्या नाम है, नर्सेस दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इन्होंने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया है। एक एक्स एक्सिस पे लिखा है इन्होंने एक वेरिएबल को, एक वाई एक्सिस पे जो है ना नंबर ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेज लिख दिए हैं, एक्स एक्सिस पे इन्होंने नंबर ऑफ बेड्स लिख दिए हैं एंड डिटरमाइन कर रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप किस तरह से है। यानी कि अब ये देखिए यहाँ पर तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो यानी कि ये इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, तो ये इनका रिलेशनशिप इस इंक्रीमेंटल है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या रिलेशनशिप निकल रहा है
वेदर इट्स डिक्लाइन या कांस्टेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे अभी आप फिलहाल देखेंगे तो अभी आप देखते हैं न्यूज़पेपर में हमेशा फिगर्स आ रही होती है, कोविड के पेशेंट इतने बढ़ गए, इतने डेथ हो गई, ठीक है, ये पॉजिटिविटी रेट है, ठीक है, यहाँ इस रीजन में ये है। ये सब किस तरह से हो रहा है? ये स्टैटिस्टिक्स से ही हो रहा है। ये patient is a one variable and COVID is another variable, and they are identifying the relationship कि किसने COVID ने किस तरह से affect किया। COVID हमारे पास इंडिपेंडेंट है और पेशेंट्स जो है ना डिपेंडेंट है क्योंकि वो हिट हो रहा है। तो इनका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उससे सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं कि वेदर इट्स इंक्रीजिंग या फिर ये कंट्रोल में है या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा उसके अदर फैक्टर्स हैं कि सिम्टम्स क्या है, रीजंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको एनालाइज करने के बाद एसओपीज जो है ना क्रिएट किए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही करती है, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल एक्स को लेती है, वेरिएबल वाई को लेती है, उनका रिलेशनशिप देखती है, फिर उसके साथ अदर फैक्टर्स जो लिंक होते हैं कि वाई इट इज़ इंक्रीजिंग या वाई इट इज़ डिक्रीजिंग या कांस्टेंट क्यों है, और उनको एनालाइज करने के बाद उसके बाद एक सॉल्यूशन जो है ना लेकर आती है। अगर रिजल्ट्स इंप्रूव करने हैं, अगर रिजल्ट्स को और फर्दर इंप्रूव करने हैं, अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो वो भी फैक्टर्स देखती हैं कि क्या क्या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आए जो इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, क्या रीज़न है, तो उस पर वर्क करते हैं, कॉन्स्टेंट का भी रीज़न। तो एक सॉल्यूशन लेकर आती है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा उन्होंने बेंचमार्क सेट किया हुआ था उसको अचीव कर सकती है। तो इट्स ए स्टैटिस्टिक टूल, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स हम वन बाय वन देख लेते हैं। they focus on projection मतलब प्रोजेक्शन वगैरह पे ये फोकस करती है। एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, क्या हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स क्या है, एंड assume that the firm's existing structure and activities will continue into future। और ये assume करती है यानी ये हाइपोथेसाइज करती है कि जो फर्म का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये जो एक्टिविटी है, ये कंटिन्यू रहेगा इन फ्यूचर में, ये इनकी assumption है। अच्छा, कोई भी एनालिसिस करने से पहले कुछ assumptions होती हैं, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, बिकॉज अगर वो उसको हम कांस्टेंट नहीं करेंगे तो हम एनालाइज भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा इन फ्यूचर जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, रिसर्च के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स के पढ़ेंगे, या कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर आपने 9 मैट्रिक में देखा होगा जो थ्योरीज होती है उसमें ये इस तरह से बता रहे होते हैं, फिर ये भी बोल देते हैं कि इसमें कांस्टेंट ये चीज़ है। तो इसमें इस तरह से इन्होंने इसमें ये कांस्टेंट ये चीज़ रखा है, यानी ये अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो फर्म का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या एक्टिविटी है इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। नंबर 2 ड्रॉबैक क्या है, दे जनरली डोंट कंसीडर द इम्पैक्ट द कंपनी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में हैव ऑन फ्यूचर स्टाफिंग लेवल। यानी कि ये इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती कि कंपनी का जो स्ट्रेटेजी इनिशिएट किया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टाफ लेवल पे, ठीक है। एंड थर्ड में इन्होंने क्या बोला है, दे टेंड टू सपोर्ट कंपनसेशन प्लान, ठीक है, कंपनसेशन प्लान को सपोर्ट करती है, एंड रिवॉर्ड मैनेजर फॉर मैनेजिंग द एवर लार्जिंग स्टाफ एंड विल नॉट अनकवर मैनेजर हु एक्सपेंड देयर स्टाफ इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक नीड, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो ओवर स्टाफिंग हो रही है यानी अननेसेसरी हायरिंग हो रही है उसको भी नहीं कंसीडर किया जा रहा, ठीक है, ठीक है। यानी कि स्ट्रैटेजिक की नीड नहीं है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, पर एक्सपेंड कर रहे हैं स्टाफ को इररिस्पेक्टिव, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को देखिए, स्ट्रैटेजी की नीड को कंसीडर किए बगैर, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। They tend to back in the non-productive idea that increase in staffs are inevitable, ठीक है। यानी कि भाई आप इस हायरिंग जो है ना वो अनस्टॉपेबल है, ये इस नॉन प्रोडक्टिव आइडिया को जो है ना क्या नाम है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है जिसकी जो है ना क्या नाम है एग्जांपल हम पीआईए भी देख सकते हैं। जैसे पीआईए का वैसे तो और भी बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना क्या नाम है इशू करने पड़ रहे हैं क्राइसिस, बट द मेन जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है वो ओवर स्टाफिंग को भी किया जा रहा होता है कि अननेसेसरी हायरिंग हुई भी है जिसकी वजह से जो है ना पे एंड कंपनसेशन और
यानी वो तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर रेवेन्यू उस हिसाब से जनरेट नहीं हो रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन के जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू उनका कम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोलैप्स हो जाती है। तभी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि बजट जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यानी जो बजट होता है, जो रेवेन्यू होता है, उस पर भी वो अपनी हायरिंग को उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करती है कि whether organization afford to pay the salary to individual or not. अगर if the organization is not able to pay the salary, so वो हायरिंग भी नहीं देगी, ठीक है। जब उसका रेवेन्यू और उसका काम उस लेवल तक जनरेट होगा, उस लेवल तक अपटिक होगा, then the organization hire the employees, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ भी उस हिसाब से प्रोडक्टिव होंगे, वो रिजल्ट्स ला के देंगे। यानी कि अगर वो एम्प्लॉय को अगर 50,000 वो पे कर रहे हैं तो वो उस वैल्यू को जनरेट कर रहे हैं कि 1 लाख का काम करके दे रहा है या 2 लाख का, जो रेशियो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ने सेटल किया होता है। तो इन बेसिस पे अगर वो उस बेंचमार्क को हिट नहीं कर रहा या वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर जाहिर सी बात है प्रोडक्टिव एम्प्लॉय नहीं होगा। तो अब तो खैर पीआईयू को स्प्लिट करने की न्यूज आ रही है, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। ओके, देन इसके बाद है डे 22। Okay. They tend to validate and institutionalize existing planning process and way of doing things even in the face of rapid change, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से वैलिडेट, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप क्लास? ओके, यानी कि इस अकॉर्डिंग टू एक ड्रॉबैक ये भी है इसका कि they do the thing in a way जो कि रैपिड चेंज के साथ चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो कि स्कैटर प्लॉट्स में हम देख रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है यूजिंग द कंप्यूटर टू फोरकास्ट द पर्सनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को किस तरह फोरकास्ट किया जा रहा है थ्रू कंप्यूटर। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, वैसे इस लेक्चर से इररेलेवेंट है पर मैं आपसे शेयर करती हूँ बिकॉज मुझे बड़ा वो फैसिनेटिंग लगा। आई वाज वाचिंग द मूवी ऑन रेसलिंग, ठीक है। तो जब वो मूवी स्टार्ट हुई तो काफ़ी देर तक तो मैं सोचने लगी कि देखो मतलब रिंग में देखो फाइट हो रही है एंड अराउंड द 4 साइड पीपल्स होते हैं, आप लोग ने देखा तो होगा। तो उसमें ये था, मुझे मतलब क्योंकि जब मैंने मूवी स्टार्ट की देखना तो मुझे लगा कि यहाँ पर लोग ही बैठे हुए हैं, बट जब मैंने थोड़ा सा गौर से देखा तो आपको बताया किस तरह से स्क्रीन लगाई हुई थी और एवरीवन वाचिंग द डब्ल्यू मतलब जो रेसलिंग थी ऑनलाइन देख रहे थे, मतलब वो घर में बैठे हुए थे। इस तरह से उन्होंने उस यानी कि उस स्पोर्ट को डिजिटलाइज कर दिया। यानी कि जहाँ पर पहले सिटिंग होती थी वहाँ पर उन्होंने एक एक स्क्रीन को लगा दिया। अब आई डोंट नो उन्होंने किस तरह से सेटअप किया होगा, ये तो इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता, बट सिटिंग की जगह एक बॉक्सेस थे और उसमें हर इंडिविजुअल की पिक शो हो रही थी और वो जो है ना क्या नाम है उसी तरीके से जो है ना मतलब उसकी अनम्यूट किया हुआ होगा माइक ऑफ कोर्स, क्योंकि वॉइसेस थी, क्लैप्स थी और जैसे जिस तरीके से जो फेवरेट उनका रेसलर था उनके नाम कॉल कर रहे थे, तो बड़ा रियलिस्टिक जो है ना उन्होंने उसको बनाया हुआ था। तो मैं काफ़ी देख के मतलब हैरान हुई कि देखिए पेंडेमिक में अब किसी ने सोचा भी नहीं था बिफोर पेंडेमिक कि चीज़ें इस तरह से भी स्विच हो सकती हैं। कौन सी मूवी थी मिस? देखिए मुझे सही से नाम नहीं याद अभी, पर जैसे रेसलिंग की नहीं होती, आपने देखी होंगी रेसलिंग की जो होती हैं, तो वैसे ही मैंने लगा ली थी उसे। तो उसमें आपको पता है जिस तरह से एक इंडिविजुअल्स बैठे हुए होते हैं सीट्स वगैरह पे बिफोर पेंडेमिक सोशल डिस्टेंसिंग से पहले, तो क्योंकि अब तो अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि कोविड फैल रहा है,
तो उन्होंने इस सीट्स की जगह एक एक स्क्रीन्स लगाई हुई थी। तो मेरे ख्याल से उस स्क्रीन में जो है ना इस तरह से मतलब मैंने फर्स्ट टाइम में कैच ही नहीं किया कि ये मतलब स्क्रीन है और लोग घर से देख रहे हैं। मुझे लगा कि इंडिविजुअल ही बैठे हुए हैं। जब फिर मैंने गौर से देखा तो देन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ये तो इन्होंने डिजिटल वे में यानी कि घर से कोई घर का सेटअप है, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन बैकग्राउंड, यानी कोई सोफे पे बैठा हुआ है, समवन ऑन बेड, और इस तरह से ना वॉच कर रहे थे। तो देन मैंने रियलाइज करा कि ये तो ऑडियंस नहीं है, ये तो जैसे कि जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं और सबके जो है ना क्या नाम है पिक्चर्स हैं, ये इस तरह से कोई सेटअप है। तो बिफोर पेंडेमिक वी कांट इमेजिन कि इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी क्या नाम है कोई मतलब स्पोर्ट हो सकता है कि ऑडियंस जो है ना घर से बैठ के जो है ना देखे, और सिर्फ रिंग में ही जो है ना 2 लोग कर रहे हैं और फिर उनको जो है ना जाहिर सी बात है उसके भी एसओपीज वगैरह फॉलो हो। तो ये बिफोर, पर नाउ थिंग्स चेंज। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि वो भी एक फर्म है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब पेंडेमिक ने हिट किया तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से चेंज की, अपना किस तरह से वे आउट निकाला। ठीक है, तो ये भी मैम एक वो मूवी तो मूवी नहीं होगी, क्योंकि ना मैंने भी देखा है ये वाला आप जो बता रही हैं वो WWE की रेसलिंग, मतलब कि वो जब बता रहे होते हैं ना उसमें ही लाइक सारी स्क्रीन वगैरह लगी होती है और लोग जो है वो अपने घर से ही देख रहे होते हैं। ये अभी जो है ना वो हो गया है, रेसलिंग अब इस तरीके से ही आती है। हाँ। तो पीछे पर मैंने यूट्यूब पे WWE से नहीं, मतलब मैंने मूवी के नाम से सर्च किया था, मुझे नाम नहीं याद। तो वो WWE अमेरिका के इस तरह से कोई नाम था, WWE वन अमेरिका ऐसे। इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको वो नाम बताऊं, वो मूवी की इंपॉर्टेंस नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से डिजिटलाइज कर दिया चीज़ों को। ठीक है, द पॉइंट इज दैट कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑडियंस से वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, वो उनके कस्टमर्स हैं। तो वो अपना बिजनेस नहीं लॉस करना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने पेंडेमिक को देखते हुए इस तरह से वे आउट निकाला कि उसमें भी वो लोग जो है ना सरवाइव कर रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से चेंज की। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा मैं काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब कुछ बहुत ईयर्स बाद मैंने देखा था मतलब उसे। मैं पहले वो जब देखती थी तो ऑडियंस वाला ही देखती थी, तो वो आइज जो होती है एक चीज़ के साथ यूज हो जाती है। तो जब मैंने देखा तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा देखिए किस तरह से वे आउट करके, और एक रियल फीलिंग भी आ रही है कि हाँ ये ऑडियंस भी बैठे हुए हैं, इतना क्राउड है। क्योंकि वो उस रेसलिंग का ज़्यादा जो मज़ा होता है वो क्राउड की वजह से, कि क्राउड जो है ना शाउट कर रहा है और क्या नाम है बड़ा एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, जो भी मतलब दाव लगा रहे हैं या जो उनका फेवरेट रेसलर आ रहा है, तो वो उसकी वजह से इतना एंथुजियास्टिक होता है। वरना अगर रिंग में 2 लोग खेलें एंड कोई भी ना हो तो वो तो नहीं मज़ा आएगा ना। तो ये एक फैक्टर है, तो मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अब जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह रखवा रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या नाम है ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, सब अपने स्क्रीन पे शो हो रहा है, मतलब अपने घर के सेटअप से, मतलब घर में बैठे बैठे हर बंदा स्क्रीन से शो हो रहा है, पार्लियामेंट्स वगैरह में नहीं। तो और दे आर डिस्कसिंग द थिंग। ठीक है, रियल चीज़ों पे बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप अमेरिकन न्यूज़ वगैरह देखें तो उसमें भी यही हो रहा है, सारा डिजिटलाइज कर दिया है, घर से ही जो है ना क्या नाम है बैठ के जो है ना सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए चीज़ें किस तरह से चेंज हो रही हैं। जैसे कि मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अब ये भी देखा है कि ये भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, क्योंकि अब ऑनलाइन ही हो रही है चीज़ें, एंड वी डोंट नो कि कब किस तरह से पेंडेमिक से हम निकलें। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने तो ये भी कंपलसरी कर दिया है कि यू हैव टू ऑन द वीडियो, एंड आप नाइसली जैसे क्लास में बैठे हुए होते हैं इस तरह से आप बैठेंगे, नोट पे पैड एंड पेंसिल होगी आपके हाथ में और वीडियो ऑन होगा जिस तरह से आप चेयर पे बैठते हैं, एंड देन यू टेक द क्लास। ठीक है, तो ये कंपलसरी कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएं कि किस तरह से अब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर हम पेंडेमिक को कॉप अप नहीं कर सके तो लाइक क्लास की जैसी कोई ऐसी सिनेरियो बना दिया जाएगा कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके फेसेस भी नज़र आ रहे हैं, एंड फिर क्या नाम है टीचर बैठी हुई हैं, वो भी एक ओके टीचर बैठी हुई हैं, वो भी उनका भी फेस नज़र आ रहा है, एंड एक रियल फीलिंग लाने के लिए कि
एक दूसरे को देख सकते हैं कि भाई फेस एक्सप्रेशन समझ आया कि स्टूडेंट अटेंटिव है, बैठा हुआ है, क्लास ही ले रहा है, नोट डाउन कर रहा है चीज़ों को। तो एक इफेक्ट इसको भी अश्योर करने के लिए, क्योंकि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स हैंड फ्री लगा लेते हैं एंड दे आर डूइंग द अदर थिंग्स, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं लेक्चर्स को और बस ऐसे ही लेक्चर्स ले लेते हैं फॉर अटेंडेंस का। तो उसको और मोर रिलायबल करने के लिए वीडियो ऑन करवा रहे हैं कि एक प्रॉपर जगह पे बैठ रहा है स्टूडेंट, नोट डाउन कर रहा है, अश्योर कर रहा है ना। तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरे आसपास लोग हैं दे आर मतलब मुझे बता रहे हैं कि हमारा तो ये भी रिक्वायरमेंट है, हमारी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही जब तक हम प्रॉपर तरीके से क्या नाम है हमारी वीडियो नहीं खोल रही है नोट पेड पे, हम शो नहीं हो रही स्क्रीन पे। तो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि मैं कंप्यूटराइज की बात कर रही थी। तो अब जैसे कि अगर हम फोरकास्ट करें तो हमें इन फ्यूचर ज़्यादातर नीड किन लोगों की होगी, हमें उन लोगों की होगी जिनका आईटी स्ट्रांग होगा, जिनके जो है ना डिजिटल मार्केटिंग और जिनको जो है ना टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी। ये ज़्यादा मैटर करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें काफ़ी शिफ्ट हो रही हैं। अब पहले जो वर्चुअल बिजनेसेस होते थे, जो ऑनलाइन स्टफ होता था, उसको इतना अच्छा नहीं, रिलायबल नहीं समझा जाता था। अब चॉइस ही नहीं है, अब ज़्यादातर लोग जो है ना इसी को प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है। अब आप देखिए, आपको पता है न्यूज़ में बार बार ये भी आ रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आ गई आफ्टर पेंडेमिक, बिकॉज बैंक बंद हो रहे हैं 6 बजे, ठीक है, या दो बजे, 6 बजे भी नहीं बंद हो रहे हैं, 6 बजे नहीं बंद हो रहे हैं, 1 o'clock बंद हो रहे हैं बैंक, ठीक है। तो उसके बाद इतना कम ड्यूरेशन है, तो ऑल्टरनेटिव भाई एटीएम यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इतना ज़्यादा प्रिवेंट नहीं था, बट अब नाउ पीपल्स आर शिफ्टिंग। या इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले नहीं लोग कर रहे हैं, अब करना पड़ रहा है, मजबूरी है, बैंक ही बंद है, किस तरह से मैनेज करें, रश बहुत ज़्यादा है। तो ऑनलाइन बैंकिंग का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जिन लोगों के घर नेट एक्सेस पहले नहीं थी, अगर फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे भी होंगे अभी भी नेट एक्सेस नहीं होगी, बट नाउ दे आर एक्सेसिंग द नेट, बिकॉज अब उन्हें पता है कि भाई हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अब हमें सारे काम जो है ना डिजिटलाइज फॉर्म में क्या नाम है सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कराने हैं। तो अब ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज अब इसके बगैर अब रन करना चीज़ों को क्वाइट इम्पॉसिबल ना। तो ये एक शिफ्ट आया है, ये एक ट्रेंड अभी चल रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक हमें ये लर्न करके ही जाएगा कि हमें किस तरह से यानी रिमोट डिस्टेंस पे रह के किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। ओके, फिर इन्होंने इसमें क्या बताया है, यूजिंग द कंप्यूटर टू फोरकास्ट द पर्सनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करना, यानी कि कंप्यूटर मीन्स कोई भी, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर हैं, कि हमें फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमें इन फ्यूचर किस तरह से जो है ना पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज फोरकास्ट में क्या आता है, द यूज सॉफ्टवेयर पैकेज टू डिटरमाइन फ्यूचर स्टाफ नीड बाय projecting sales volume of production and personnel requirement to maintain a volume of input, ठीक है। यानी कि क्या डिटरमाइन करना है कि हमें फ्यूचर में कितने स्टाफ की नीड हो सकती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे सीजनल आते हैं, क्रिसमस आती है, ठीक है, या होली आ रही है, ठीक है, या ईद आ रहा है, या रमज़ान आ रहा है, ठीक है। ओके, वी हैव जस्ट 1 मिनट, तो किसी टाइम भी क्लास ऑफ हो सकता है, तो हम इसके बाद एक और सेशन लेंगे एंड वो हमारा लास्ट होगा एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है, जब तक कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या है ये। ओके, तो जो भी सीजनल आता है, तो आपने देखा होगा कि सीजनल में जैसे कि अब सीजनल है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ स्टाफ इंक्रीज करने पड़ते हैं, एक्सपेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग द सेल्स, ठीक है, यानी फोरकास्ट करना है, यानी प्रिडिक्ट करना है कि सेल्स कितनी बढ़ सकती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितनी वॉल्यूम में प्रोडक्शन में चेंज आ सकता है, एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। जैसे अगर हम ईद की बात ले लें, तो ईद में क्या हो जाता है, जो भी गारमेंट्स होते हैं उनकी सेल्स बढ़ जाती है, फिर हमारे पास जब डिमांड बढ़ता है तो हमें सप्लाई भी ज़्यादा देनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें ह्यूमन कैपिटल की भी नीड होती है। तो हमारे पास ये सब क्या होता है, ये चीज़ें लिंक्ड है, तो ये